हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 11th स्टैंडर्ड के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि इसके पहले का जो लेक्चर था, इसमें हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी कि यंग्स मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में देखा था हमने, एंड साथ ही में बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ये क्या होता है, इसके फॉर्मूलास, इसके डेफिनेशन एंड इसके कुछ एग्जांपल्स भी हमने आपके लिए सॉल्व कराए थे दोस्तों। तो जरूर से आपने इसके पहले के जो लेक्चर्स जितने भी थे आपने देखा होगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके सिलेबस को कंप्लीट करने में एंड स्टडी करने में। तो आज हमारा जो लेक्चर नंबर 5 है, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है हम लोग को। सबसे पहले जो आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है दोस्तों, यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, पॉइजन्स रेशियो। अब ये जो पॉइजन्स रेशियो जो टॉपिक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा देखा गया है फिजिक्स का जब भी पेपर होता है। अगर आपका ये जो चैप्टर है आपके सिलेबस में इंक्लूड होगा उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, तो डेफिनेटली पॉइजन्स रेशियो आपके क्वेश्चन पेपर में आपको जरूर से देखने मिलेगा। व्हाट इज पॉइजन्स रेशियो, डिफाइन पॉइजन्स रेशियो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। तो इसका डेफिनेशन के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो पॉइजन्स रेशियो का जो बेसिक डेफिनेशन होता है वो होता है विद इन इलास्टिक लिमिट। ठीक है, विद इन इलास्टिक लिमिट हम लोग बोल सकते हैं कि द रेशियो ऑफ, ध्यान से देखना दोस्तों, द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन इज कॉल्ड एज पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, इज कॉल्ड एज पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, मैंने शॉर्ट में इसका डेफिनेशन लिखाने की कोशिश की ताकि आप लोग नोट्स भी बना पाओ। जैसे कि मैंने बोला, पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, डेफिनेशन इसका ये होता है कि विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ द लेटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन इज नोन एज द पॉइजन्स रेशियो। तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखने की कोशिश करूं, तो जो हमारा पॉइजन्स रेशियो हो जाएगा ना, इसका मतलब ये हुआ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, पॉइजन्स रेशियो इज, ये एक ऐसा रेशियो है, पॉइजन्स रेशियो जो है वो एक ऐसा रेशियो है लेटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन। यानी कि फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, पॉइजन्स रेशियो इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। क्या बन जाएगा फॉर्मूला, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो पॉइजन्स कौन थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना रेशियो बताया कि क्या उनके नाम के ऊपर ये बन गया रेशियो। उन्होंने ये बोला कि व्हेनेवर, जब हम लोग लेटरल स्ट्रेन को कैलकुलेट करते हैं, और लेटरल स्ट्रेन का मतलब क्या होता है कि कभी भी कोई भी स्ट्रेन ऐसा हो जो चेंज इन डायमेंशनल टू द ओरिजिनल डायमेंशन हो। यानी कि अगर मैं बात करूं, एक पर्टिकुलर रॉड है मेरे पास, समझ लो। ठीक है, एक रॉड है मेरे पास, उसका कुछ तो डायमीटर होगा, चलो ठीक है, डायमीटर मान लेते हैं, इसका डायमीटर d होगा। ठीक है ना। अब यहां पे लेट्स सपोज कि अगर मैं एक फोर्स अप्लाई करता हूं इस डायरेक्शन में, और अगेन एक फोर्स अप्लाई करता हूं इस डायरेक्शन में, दोनों फोर्स मैं खींच रहा हूं। यानी कि जैसा ये मेरा आपको दिख रहा होगा ये चीज, कि इसको मैं क्या खींच रहा हूं, इधर से खींच रहा हूं और इधर से खींच रहा हूं। तो खींचने की जब मैं कोशिश करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, लंबा लंबा होते जाएगा। एंड जैसे जैसे ये लंबा होते जाएगा तो इसका जो डायमीटर होगा वो भी पतला होते जाएगा। यानी कि यही चीज को अगर मैंने खींचा तो ये इतना लंबा बन सकता है, और भी लंबा हो सकता है ये। ठीक है, लेकिन ये और भी ज्यादा पतला होते जाएगा। यानी कि जितना लंबा इसको मैं खींचते जाऊंगा, यानी कि जितना फोर्स मैं इसके ऊपर लगाते जाऊंगा, उतना ज्यादा वो पतला होते जाएगा। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब होता है, तो ऐसे मटेरियल के ऊपर जब स्ट्रेस लगता है या फिर स्ट्रेन लगता है, तो वो जो टाइप का स्ट्रेन होता है उसको बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। क्योंकि यहां पे मेरा क्या हो रहा है, जो डायामीटर है, जो मेरा डी था, वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो चेंज इन डायामीटर अपॉन ओरिजिनल डायामीटर जो होता है हमारा, वो होता है लेटरल स्ट्रेन। और वही लीनियर स्ट्रेन क्या हुआ कि यही चीज में डायमीटर तो कम हुआ, डायमीटर पहले इतना था, अब कम होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां पे भी सेम आप चीज देखोगे कि इसका डायमीटर के साथ साथ इसका लेंथ जो था वो भी चेंज होते जा रहा है। पहले इसका ओरिजिनल लेंथ कितना था, बाद में चेंज होकर इतना हो गया, बाद में चेंज होकर इतना हो गया। यानी कि जो चेंज ओरिजिनल, जो आपका चेंज हो रहा था लेंथ, यानी कि चेंज होने के बाद लेंथ था, उसको एल माना, ओरिजिनल लेंथ आपने एल माना, कैपिटल एल माना। तो स्मॉल एल अपॉन एल जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये हो जाएगा लीनियर स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, डी अपॉन डी, और लीनियर स्ट्रेन क्या होता है, एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो उम्मीद करता हूं कि ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। तो उसी का जो रेशियो निकलेगा दोस्तों, उसी का क्या निकलेगा, रेशियो जो निकलेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक तरीके से लीनियर स्ट्रेन हम लोग बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, लीनियर स्ट्रेन बोलेंगे। ओके, अब ये तो आपको समझ में आ गया लेटरल स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन क्या होता है। अब इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कैसे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो मैथमेटिकल में कैसे लिखते हैं ये हम लोग यहां पे मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा ये चीज। मैथमेटिकली ये पॉइजन्स रेशियो को लिखा जाता है सिग्मा से। कैसे लिखते हैं दोस्तों, सिग्मा, जो ये आपको एक ग्रीक अल्फाबेट बोलते हैं, सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा। तो सिग्मा से पॉइजन्स रेशियो को डिनोट करते हैं। तो सिग्मा विल बी इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन, अभी अभी हमने देखा क्या था लेटरल स्ट्रेन दोस्तों,
स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, यानी चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, या फिर चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, हम लोग ये बोल सकते हैं। वही अगर लीनियर स्ट्रेन की बात करें तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। और वही इसको हम लोग प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। तो ये जो डी अपॉन डी था, इसके साथ में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, एल अपॉन स्मॉल एल आ जाएगा। ठीक है ना, हमने क्या किया, बस उसको ऊपर ले लिया, तो कैपिटल एल ऊपर आ गया, स्मॉल एल नीचे आ गया। ठीक है, तो इसको इन शॉर्ट लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, डी एल अपॉन डी एल, स्मॉल डी कैपिटल एल अपॉन कैपिटल डी अपॉन स्मॉल एल। और ये आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा फॉर कैलकुलेटिंग द पॉइजंस रेशियो। तो किसी का भी पॉइजंस रेशियो अगर आपको निकालना है तो ये फॉर्मूला के तहत आप निकाल सकते हैं। और इसका आप देखोगे तो दोनों के दोनों ऊपर डायमीटर है, नीचे डायमीटर है, ऊपर लेंथ है, नीचे लेंथ है, यानी कि दोनों के जो यूनिट्स है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज यूनिटलेस प्रॉपर्टी। क्या है ये, इसके पास कोई भी यूनिट नहीं होता है, तो यूनिटलेस प्रॉपर्टी है। एंड साथ ही में हम लोग क्या बोलेंगे, डायमेंशन लेस भी है। तो यूनिटलेस नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगा, तो ये क्या है, डायमेंशन लेस प्रॉपर्टी माना जाता है। तो ये था ओवरऑल पॉइजंस रेशियो के बारे में, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्या होता है पॉइजंस रेशियो, क्या होता है इसका फॉर्मूला, कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सभी चीज, उसका डायमेंशन वगैरह सब कैसे होते हैं, ये हमने आपको बताने की कोशिश कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेंगे कि कुछ मटेरियल्स के केस में ये जो पॉइजंस रेशियो है, ये जो पॉइजंस रेशियो आपको दिख रहा है, कुछ मटेरियल के केस में किस प्रकार इसका कितना वैल्यू होता है वो हम लोग आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको रफ कर लेता हूं, फिर आपको मैं बताता हूं कि कुछ मटेरियल्स में पॉइजंस रेशियो का वैल्यू कितना होता है, और ये आपको याद रखना है। ठीक है, 2 से 3 एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में। तो ये 2 3 एग्जांपल के आपको पॉइजंस रेशियो याद रख लेना मटेरियल के। उसके बाद अगर नहीं भी याद रखोगे तो एग्जाम में आपको गिवन में दिया रहता है, कोई भी न्यूमेरिकल अगर होता है तो उसमें गिवन में दिया हुआ रहेगा कि कितना होता है। तो पॉइजंस रेशियो ऑफ सम मटेरियल्स, तो मटेरियल्स की बात करेंगे, जैसे कि अगर मैं बात करूं ग्लास की, कांच जो होता है ना, तो कांच का मटेरियल का जो पॉइजंस रेशियो होता है वो होता है नॉर्मली 0.2, कोई यूनिट नहीं होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूं स्टील का, तो स्टील आपका एक ऐसा मटेरियल है जिसका जो पॉइजंस रेशियो होता है वो 0.28 होता है। ठीक है, वही अगर बात करूं एल्यूमिनियम की, ठीक है ना, एल्यूमिनियम की, तो उसका भी पॉइजंस रेशियो होता है लगभग 0.37। तो ऐसे ही बहुत सारे आपको मटेरियल मिल जाएंगे और इसके अलग अलग पॉइजंस रेशियो मिल जाएंगे। तो आपको ये 2 से 3 एग्जांपल्स के मटेरियल के याद रखने पॉइजंस रेशियो, अदरवाइज आप नहीं भी याद रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एग्जाम में जब पूछेगा तो आपको ये वैल्यू है वो लिख के दिया रहेगा कि पॉइजंस रेशियो ऑफ दिस मटेरियल इतना, और आपको कुछ कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूं कि पॉइजंस रेशियो क्या होता है समझ में आ गया। अब चलते हैं हमारे एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर होल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ये पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है दोस्तों, जिसका नाम है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, एक कर्व हम लोग को सीखना है, एक ग्राफ हमें सीखना है कि किस प्रकार वो ग्राफ जो है बनता है और किस प्रकार उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो एक ग्राफ मैं आपको बना के दिखाऊंगा अभी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं जिसका नाम है दोस्तों स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, यानी कि एक स्ट्रेस होने वाला है, एक स्ट्रेन होने वाला है और इसका एक कर्व बनने वाला है। यानी कि एक तरीके से अगर मैं बात करूं क्या बनने वाला है, उसका एक ग्राफ बनने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज का ग्राफ जो है ये बना के दिखाता हूं। तो ग्राफ किस प्रकार है देखो आप। सबसे पहले तो ये लेट्स सपोज दिस इज माय अ ग्राफ। ठीक है ना, ये क्या है, मेरा एक ग्राफ है। ठीक है, यहां पे नीचे की तरफ मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं वो है मेरा स्ट्रेन, एक वैल्यू जो होगा स्ट्रेन का यहां नीचे की तरफ मैं ले रहा हूं। ठीक है ना, ऊपर की तरफ ये जो जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जो जा रहा है वो रहेगा, समझ लो हम मान लेते हैं कि क्या रहेगा, स्ट्रेन इधर है तो ऑब्वियसली इधर क्या रहेगा, मैंने स्ट्रेस मान लेता हूं। ठीक है ना, स्ट्रेस मतलब ये एक्सिस पे स्ट्रेस है, ये एक्सिस पे स्ट्रेन है, मान लिया। ठीक है, अब सबसे पहली बात, स्ट्रेस और स्ट्रेन जब भी ग्राफ बनाते हैं तो इलास्टिक लिमिट तक क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये ऑलरेडी पढ़ा है हमने हुक्स लॉ में। तो ये किस प्रकार पहले ग्राफ बनेगा मैं आपको बताऊंगा, पहले आप चिंता मत करो कि सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक ग्राफ आपको बना के दिखा देता हूं। ठीक है ना, ये ग्राफ जो है एक बार बन जाएगा, उसके बाद मैं क्या करता हूं, आपको यहां पे पूरा एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, तो इस प्रकार का कुछ ग्राफ रहता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है ना, 100% सेम टू सेम नहीं बना पाया मैंने, लेकिन ऐसे ही होता है। आप लोग अपने जब बुक में चेक करोगे तो लगभग इसी प्रकार का देखने मिलेगा। कुछ पॉइंट्स यहां पे रहते हैं, आपको वो भी बता देता हूं यहां पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, एंड एक लास्ट में पॉइंट रहता है डी। ये सबके कुछ नाम होते हैं, वैल्यूज होते हैं। अगर हम बात करें कि ये पॉइंट होता है आपका इधर पे, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों इलास्टिक लिमिट बोल सकते हो या फिर इलास्टिक बिहेवियर बोल सकते हो। ठीक है, सॉरी, ये वाला पार्ट जो होता है इसको मैं नेमिंग कर रहा हूं यहाँ पे दोस्तों, जिसको हम लोग बोलेंगे इलास्टिक बिहेवियर। मैं आपको हर एक चीज का मतलब समझाऊंगा, लेकिन पहले मैं लिख लूं दोस्तों, फिर मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। ठीक है, दिस इज इलास्टिक बिहेवियर। उसके बाद मैं बात करूं, दिस पॉइंट इज नोन एज प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रोपोर्शनल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, ये हो गया प्रोपोर्शनल लिमिट। फिर बी की बात करें, ये वाला पॉइंट तक होता है हमारा इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट होता है।
ठीक है, सी पॉइंट तक अगर जाएंगे, यहां तक आप, यहां से शुरू हो जाता है आपका प्लास्टिक बिहेवियर। ये सभी चीज का मतलब समझाऊंगा, डोंट वरी दोस्तों, आप बस देखते जाओ। ठीक है, प्लास्टिक बिहेवियर, ठीक है, ये हो गया प्लास्टिक बिहेवियर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है ना, यहां पे मैं एरो नहीं दिखाता हूं, नहीं तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये जो डी पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट, फ्रैक्चर हो जाता है ना कोई चीज, तो फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। दिस पॉइंट इज ओ पॉइंट, ठीक है ना, ओ से लेके ए बी सी एंड डी। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन बन गया। अब इसकी हम शुरुआत करते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। ये है दोस्तों आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। एग्जाम में 100% मैं आपको बोलूंगा दोस्तों, मेरा जो नॉलेज रहा है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं कि ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछता है, 100% चांसेस है। 100 नहीं बोलूंगा लेकिन 99% जरूर बोलूंगा, 99% चांसेस है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है आपको एग्जाम में जरूर से पूछेगा। अब इसमें होता क्या है कि ये कर्व है, आपको इस प्रकार बनाना है। एक आपने एक्स एक्सिस बना लिया, एक वाई एक्सिस बना लिया, एक्स पे स्ट्रेन बना लिया इस तरह से, और वाई एक्सिस पे स्ट्रेस बना लिया। अब क्या करना है आपको, एक स्ट्रेट लाइन सबसे पहले यहां तक जाना है, उसके बाद आपको थोड़ा सा कर्व लेना है, फिर उसके बाद उठा के नीचे लेके आना है। तो ऐसा एक कर्व बनाना है, याद रखना ये चीज याद रखने वाली चीज है। ठीक है, अब लेट्स सपोज ये ग्राफ आपको क्या बताती है, ये ग्राफ बताती है आपको कोई भी एक मटेरियल दोस्तों, वो क्या होता है, एक पॉइंट तक आते आते क्या होता है, उसका इलास्टिक लिमिट होता है। तो यहां पे मैं पूरा एक जर्नी बताने वाला हूं कि कैसे एक मटेरियल, जैसे कि एक मटेरियल में लेता हूं, यहां पे मेरा दिस वन, समझ लो ये कॉपर का एक मटेरियल है, इसको मैं खींच रहा हूं, कोई मशीन से खींचूंगा, हाथ में मेरे इतना दम तो होगा नहीं कि मैं वो कॉपर को खींच के एकदम लंबा करके तोड़ सकूं, इतना दम होता नहीं है किसी के हाथ में। ठीक है, मशीन की हेल्प लेते हैं, एंड नॉर्मली यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन बोलते हैं उसको। इंजीनियरिंग जब आप करोगे तो आपको समझेगा, हमने सब एक्सपेरिमेंट करके छोड़ा हुआ है ये सब चीज का। तो नॉर्मली क्या होता है, एक मशीन होती है, इस पे होल्ड किया जाता है, एक मशीन क्या होता है, उसको या तो ट्विस्ट कर रहा होता है या तो उसको खींचता होता है। तो जैसे ही वो खींचेगा दोस्तों, तो खींचेगा, फिर एक टाइम ऐसे आएगा कि वो लंबा लंबा होते जाएगा, लंबा होगा, यानी कि आपका जो मटेरियल होगा वो फोर्स लगने के बाद लंबा होएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो उसके आगे लंबा नहीं हो सकता, वो बीच में से टूट जाएगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। तो वो कैसे होता है, क्या होता है, हर एक चीज यहां पे बताने वाला हूं। तो लेट्स सपोज ये जो आपका पॉइंट है, शुरुआत हो रहा है ओ से लेके ए तक का पॉइंट। ठीक है, तो ओ से लेके ए तक के पॉइंट के पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यहां पे इलास्टिक बिहेवियर। ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा, यानी कि ये जो पॉइंट है ओ से लेके, ये जो इलास्टिक बिहेवियर का जो पॉइंट आपको दिख रहा है दोस्तों, ये आपका फॉलो करता है एक लॉ, और वो लॉ को बोलते हैं दोस्तों हुक्स लॉ। ये आपने पढ़ा है, मैंने इसके पहले के लेक्चर में पढ़ाया था आपको हुक्स लॉ। यानी कि ओ से लेके इतने पॉइंट तक, इलास्टिक बिहेवियर के पॉइंट तक ये आपका फॉलो करेगा हुक्स लॉ। क्यों फॉलो करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हुक्स लॉ, दैट इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यानी कि जितना आप स्ट्रेन का वैल्यू बढ़ाओगे उतना ही स्ट्रेस बढ़ेगा, या फिर जितना स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ाओगे उतना ही स्ट्रेन बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट तक आपका क्या हो गया, इलास्टिक बिहेवियर होता है। ठीक है, अब इलास्टिक बिहेवियर हो गया ये पॉइंट तक। उसके बाद आप बोलोगे कि ये जो ए तक का जो पॉइंट है, यहां से ओ से लेके ए तक मेरा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, जो कि आपको दिख रहा होगा, हाथ से बना है इसके लिए थोड़ा बहुत टेढ़ा दिख भी रहा होगा, लेकिन ये स्ट्रेट होता है, ओ से लेके ए तक एकदम स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, और उसी को हम लोग बोलते हैं हुक्स लॉ फॉलो करना, कि हुक्स लॉ वो फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब ए पॉइंट तक पहुंच गया, तो यहां पे ए पॉइंट पे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट। अब प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब ये होता है दोस्तों कि यहां पे जो हुक्स लॉ है वो यहीं तक फॉलो होगा, उसके बाद फॉलो नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही मैंने बोला कि हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस जितना बढ़ाओगे उतना ही स्ट्रेन बढ़ेगा, या फिर स्ट्रेन जितना बढ़ाओगे उतना ही स्ट्रेस बढ़ेगा। मतलब ए पॉइंट तक प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही होगा वो, उसके आगे नहीं होगा। क्योंकि उसके बाद अगर आप स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ाओगे तो हो सकता है स्ट्रेन इंक्रीज ना हो, या फिर स्ट्रेन बढ़ाओगे तो स्ट्रेस इंक्रीज ना हो, या फिर डिक्रीज ना हो, वाइस वर्सा। ठीक है, यानी कि उल्टा हो सकता है। तो ए पॉइंट तक वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आता है बी पॉइंट। बी पॉइंट पे आप देखोगे तो इलास्टिक लिमिट मैंने लिख के रखा है। क्यों इलास्टिक लिमिट लिख के रखा है, क्योंकि ये पॉइंट तक आते आते जो मटेरियल होगा उसके अंदर एक इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होगी। क्योंकि आपको पता होगा कि मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स जो होते हैं वो इलास्टिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ मेटल्स होते हैं वो इलास्टिक होते हैं। क्यों इलास्टिक होते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे ये पॉइंट तक, बी पॉइंट तक जो भी मटेरियल रहेंगे, आपने जितना भी उसको खींचा रहेगा, और अगर आपने वो फोर्स को हटा दिया तो वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएंगे, उसको बोलते हैं इलास्टिक। यानी कि जब आप इसको खींच रहे हो और उसके बाद आप फोर्स हटा दो, तो वो जब फोर्स हटा दोगे तो वो जो है अपने ओरिजिनल शेप में आएगा, यानी कि उसका जो डायमेंशन है वो रिगेन हो जाएगा, वो यहां तक रिवर्सिबल रहेगा, रिवर्स हो सकता है, वो जो उसका पहले का जो शेप था वो वापस हासिल कर सकता है। तो वो जो प्रॉपर्टी होती है वो कब तक हो सकती है, इलास्टिक लिमिट। क्योंकि हर एक मटेरियल का क्या होता है, इलास्टिक लिमिट होता है। वो लिमिट तक वो मटेरियल इलास्टिक होगा, और अगर फोर्स हटा दिया गया, स्ट्रेस हटा दिया गया, तो अपने शेप में वो वापस आ जाएगा, अपने डायमेंशन में वापस आ जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या, तो उसके बाद ये होगा कि जैसे ही आपने इलास्टिक लिमिट के बाद भी अगर फोर्स आप बढ़ाते गए, स्ट्रेस आप बढ़ा रहे हो,
तो वो और खींचा चले जाएगा, खींचा चले जाएगा, और बी के बाद जैसे ही उसने क्रॉस कर लिया, बी के बाद जैसे ही क्रॉस कर लिया, तो उसके अंदर का जो इलास्टिक प्रॉपर्टी था वो क्रॉस हो गया। यानी कि तब आप अगर उसको छोड़ोगे, बी के बाद उसको और फोर्स लगाने के बाद जब छोड़ोगे तो वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगा, क्योंकि आपने इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर दिया। तो इलास्टिक लिमिट जब क्रॉस हो जाएगा तो वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आ पाएगा। अब क्या होगा, वो जब सी पॉइंट तक पहुंचेगा तब उसके अंदर आने लगेगा प्लास्टिक बिहेवियर। अब ये प्लास्टिक बिहेवियर क्या है, दैट इज परमानेंट डिफॉर्मेशन। परमानेंट डिफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि जब तक आप उसको बी के बाद, इलास्टिक लिमिट के बाद भी जब आप फोर्स लगा रहे थे, स्ट्रेस लगा रहे थे, तो उसके बाद जितना भी आप खिंचाव करोगे उसको, जितना भी वो खींचेगा, वो उसका परमानेंट शेप बन जाएगा। मतलब वो वापस से अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा, वो परमानेंट प्लास्टिक जैसा बनते जाएगा और खींचा चले जाएगा, खींचा चले जाएगा। और जब तक उसको और आप खींचते रहोगे, खींचते रहोगे, खींचते रहोगे, फिर एक टाइम ऐसा आएगा, एक फोर्स का लेवल इतना आ जाएगा पॉइंट डी पे आके, वो जो मटेरियल होगा उसके अंदर फ्रैक्चर आ जाएगा, यानी कि वो टूटने लगेगा। जैसे क्रैक आ जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा और वो फट करके टूट जाएगा। तो वो जो पॉइंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे फ्रैक्चर पॉइंट। एंड यही ओवरऑल प्रोसेस जो होता है दोस्तों, यही हम लोग को बताता है कि कौन सा मटेरियल कैसा है, लाइक डक्टाइल मटेरियल है कि ब्रिटल मटेरियल है। अब डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो डक्टाइल होते हैं। अब डक्टाइल का मतलब ये होता है, जैसे कि कुछ मेटल्स की एग्जांपल बताओ, कॉपर हो गया, ठीक है ना, फिर एल्यूमिनियम हो गया, ये डक्टाइल होते हैं। यानी कि इसकी अगर हम बात करें कि ये ऐसे मटेरियल होते हैं जिसके अंदर जो है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कब होता है, फ्रैक्चर पॉइंट पे आते आते होता है। लेकिन ब्रिटल जो मटेरियल होते हैं, ब्रिटल मटेरियल, उसको पहले ही आप खींच दो, जैसे कि ग्लास होता है, ठीक है ना, ग्लास हो गया, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं ब्रिटल मटेरियल की, सेरामिक्स होता है ना, जो टाइल्स वगैरह बनते हैं, सेरामिक्स, ठीक है, सेरामिक्स वगैरह हो गया, उसको जैसे आप खींचोगे वैसे ही टूट जाता है। यानी कि उसके अंदर अगर बात करें हम लोग, तो वो जो है इलास्टिक लिमिट, यानी कि यहां के पहले ही टूट जाएंगे। हमारा मेटल जो था, मेटल्स कॉपर एल्यूमिनियम जो था, वो कब जाके टूटा, डी पॉइंट पे पहुंचने के बाद, यानी कि इलास्टिक लिमिट उसने क्रॉस कर लिया तब जाके टूटा। लेकिन ऐसे ब्रिटल मटेरियल क्या हो जाते हैं, वो पहले ही टूट जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर इलास्टिसिटी होती ही नहीं है, ठीक है। तो यही हम बताने की कोशिश कर रहे थे, और यही स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व से हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं और बता पाते हैं कि कौन सा मटेरियल डक्टाइल है, कौन सा मटेरियल ब्रिटल है, और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो बता सकते हैं, और कौन सा मटेरियल कब फ्रैक्चर हो सकता है वो हम लोग को पता चलता है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का जो कर्व है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अभी के लिए भी, और जब आप इंजीनियरिंग करोगे, खासकर जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जब करोगे, तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। क्योंकि अगर ये कंसेप्ट आपको पहले से ही पता रहेगा तो डेफिनेटली विल अचीव वेरी गुड मार्क्स और वेरी गुड आपका इंजीनियरिंग करियर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर बस यहीं पे मैं स्टॉप करूंगा, जिसमें हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ ली, पॉइजन रेशियो के बारे में एंड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में। जल्द मिलेंगे आपके सामने एक और नए लेक्चर वीडियो में, जिसमें हम लोग और भी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बची हुई है इस चैप्टर के अंदर, वो भी खत्म कराने की कोशिश करेंगे। तो आज का लेक्चर इतना ही दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोग को फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।